साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है 12,481 के मामले में। लगातार पिछले कई महीनों से लगभग जून या जुलाई में ये केस हुआ था और उस समय से लगातार लोगों ने 12,481 में जो कई प्रकार की मनगढ़ंत बातें थी वो आप लोगों तक पहुंचाई। मैंने शुरू में ही कई बिंदुओं को स्पष्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि 12,481 के ड्राफ्टिंग में किस प्रकार से खामियां हैं और वो ड्राफ्टिंग कहीं से भी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों के अगेंस्ट नहीं जाती है। बिहार स्टेट को लेकर के लगातार कई केस पटना हाई कोर्ट में हो रखे हैं, परंतु उनमें सबसे जो प्रमुख केस है वो 12,481 हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसके साथ कई केस जो है आपस में टैग हैं। चाहे वो आप मिश्रा जी का केस ले ले या फिर 12,021 ले ले या फिर 17,143 ले ले, जिसमें लगातार कई बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। लगातार क्वालिफाई अभ्यर्थी इसी बात को लेकर के उहापोह की स्थिति में है। बिहार सरकार के माध्यम से 80,402 का डाटा जब से आया है तब से कि बिहार सरकार का रुख कोर्ट में क्या रहेगा, और जब से ये काउंटर आया है तब से जो कैंडिडेट जो भ्रम की स्थिति में रखने का प्रयास करते थे वो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। मैं आज इसके हर पॉइंट को समझाऊंगा आपको। सरकार के माध्यम से जो बड़ा जजमेंट जो शामिल किया गया है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। सरकार ने कैसे गलती मानी है और अब क्वालिफाई अभ्यर्थियों का पक्ष कोर्ट रूम में कितना मजबूत है। और मैंने लिखा है 12,481 में सरकार मजबूत, और जब गवर्नमेंट मजबूत है यानी कि क्वालिफाई अभ्यर्थी मजबूत है। सारे बिंदुओं को मैं बताऊंगा। और जो लोग लगातार अपॉइंटमेंट की बात करते थे, गवर्नमेंट ने किस प्रकार से उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए ये बात जो मैंने आपको पूर्व में बताई थी कि ये एग्जामिनेशन जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, ये एग्जामिनेशन केवल आपको एक एलिजिबिलिटी देता है जिसके माध्यम से आप आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हैं। और उस एलिजिबिलिटी को जितने भी लोगों ने जो मिनिमम कट ऑफ जो है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसे उन्होंने प्राप्त किया है, उसको अगर उन्होंने पार किया है तो सभी लोग उसके लिए एलिजिबल है। और कैसे सरकार ने 12,481 को काउंटर किया है और घेरने का हर बिंदु के माध्यम से प्रयास किया है वो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। और इसका कहीं से कोई जवाब लोगों के पास नहीं है और अभी भी लोग जो है वो लगातार क्लाउज 12 चिल्ला रहे हैं, परंतु कहीं ये क्लाउज 12 ही उनके चेहरे पर 12 ना बजा दे, ऐसी जो संभावनाएं अब नज़र आ रही हैं। लगातार अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट से वंचित करने के मंसूबे पाले हुए अभ्यर्थी जो पटना हाई कोर्ट में गए हैं, और पटना हाई कोर्ट में जाने से पहले वो यह भूल गए कि किसी दूसरे के अधिकार को छीनना उनके हित में नहीं होगा। अपने अधिकार की बात अगर वो करके जाते, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जाते तो बात अलग होती, परंतु दूसरे के अधिकार को छीनने के उद्देश्य से जाना पटना हाई कोर्ट में यह उनके लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। सीधे मैं बिंदु की ओर लेके चलता हूँ आपको, और दो तीन पेज में मैंने पॉइंट लिख रखा है जो कि मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करूंगा। पूरे जो काउंटर एफिडेविट है उसका सारांश आप इसे कह सकते हैं। और इसमें जिस प्रकार से लोगों ने यह कहा कि यहाँ पर कोई नई बातें नहीं है, बिल्कुल कोई नई बातें नहीं है। जो लगातार जो मैंने बातें बताई हैं वही बातें बिहार सरकार भी जो है आगे बढ़ा रही है, और उस बात में इतना दम है। कई लोगों का यह कहना है कि बिहार सरकार के पास या क्वालिफाई अभ्यर्थियों के पास 2011 और NCTE के अलावे कुछ नहीं है। इनके पास क्लाउज 12 के अलावे तो कुछ है नहीं, और ये 2011 और NCTE को कमज़ोर आंकते हैं। आप दोनों में से कोई एक को ही आप पराजित कर दे। NCTE का मतलब आप समझ सकते हैं, भले ही ये 4 अक्षर आपको दिखने को मिल रहा है, 4 वर्ड है, 4 शब्द है। आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से NCTE के आगे सारे विज्ञापन, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, सारे विज्ञापन जो है किस प्रकार से बौने साबित होते हैं NCTE के उस आदेश के सामने। और सरकार भी केवल NCTE के आदेश को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये आलोक कुमार एंड अदर्स का केस है 12,481, जिसमें कि रीना संतोषी तिर्की को ऑथराइज़ किया गया है। ये सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इनको ऑथराइज़ किया गया है। 12,481 में जो मेन रिलीफ था वो रिलीफ क्या मांगा गया था कि 414 मेमो नंबर जो कि 26 जून का जो लेटर था जिसके माध्यम से सभी अभ्यर्थी जो 80,402 अभ्यर्थी हैं उनको क्वालिफाई मानते हुए आगे के जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो 7th फेज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, उसमें उनको मौका देने, पार्टिसिपेट करने की बातें कही गई है 2011 वाले अभ्यर्थियों के साथ ही साथ। और हवाला दिया गया है NCTE के आदेश का जिसके माध्यम से TET की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। दूसरा कि मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को केवल सर्टिफिकेट की बातें इन लोगों ने की थी 12,481 में।
और सबसे प्रमुख मांग कि 373/2019 का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग बहाली की इन्होंने मांग की थी। परंतु गवर्नमेंट ने अब जिस प्रकार से काउंटर दिया है उसमें शुरुआत उन्होंने 28/1/2020 के ऑफलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से शुरुआत करते हुए आगे तक पहुंचा। 28/1/2020 को आपको पता है कि जब जनवरी 2020 में एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हुआ था, भारी मात्रा में इरेगुलरिटीज हुई थी, करप्शन भारी मात्रा में हुआ था, जिसको देखते हुए मसला हाई कोर्ट पहुंचा और जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद जो है नई सिरे से एग्जामिनेशन जो होती है वो आपको सितंबर में 9 से शायद 21 सितंबर के बीच में आपको कंडक्ट कराई जाती है, जो कि ऑनलाइन मोड में होती है। गवर्नमेंट ने उसका भी हवाला दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ती है और उन्होंने 12 मार्च को जिस प्रकार से रिज़ल्ट निकला और 12 मार्च के रिज़ल्ट में जो बातें कही गई, जिस प्रकार से सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई थे उनको क्वालिफाई दर्शाया गया और उसमें भी एनसीटीई के आदेश को फिर आगे शामिल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आदेश है कि वैलिडिटी ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स की जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम किया गया, जिसमें 2011 वाले कैंडिडेट भी शामिल हैं। क्योंकि जब से ये स्टेट शुरू हुआ है तब से जितने भी जो कैंडिडेट स्टेट क्वालिफाई हैं या टेट क्वालिफाई हैं उनके सर्टिफिकेट की मान्यता को लाइफ टाइम करने की बात, आजीवन करने की बात एनसीटीई ने कहा और उसी को अनुपालन करते हुए, चूँकि बिहार सरकार जो है कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी, मैंने आपको पहले भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया है कि नोटिफिकेशन में भी कई पॉइंट हैं जिसमें एनसीटीई के आदेश को माना गया है, उसके जो कार्यविधि है, मापदंड है, नियम है, गाइडलाइंस है, उनसे बिहार सरकार जो है फॉलो करते हुए आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाती है। उसके बाद काउंटर एफिडेविट यहीं पर नहीं रुकता है। बिहार सरकार ये 52 पन्नों का काउंटर एफिडेविट देती है और 52 पन्नों के काउंटर एफिडेविट देने के बाद भी बिहार सरकार ये प्रे करती है या बिहार सरकार ये कहती है कि अगर जो कोर्ट रूम को या जज साहब को और अधिक विस्तृत फॉर्म में, इलेबोरेट फॉर्म में अगर उन्हें चाहिए तो गवर्नमेंट जो है अगर ज़रूरत पड़े तो और इलेबोरेट करके इस काउंटर एफिडेविट को दे सकती है। यानी कि आप गवर्नमेंट के मूड को समझिए कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इस केस में लगी है कि अगर इस 52 पन्ने के एफिडेविट के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगाने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट जो है और इलेबोरेट करके अपने काउंटर को रख सकती है। अगर ज़रूरत समझ में आता है कोर्ट को या किसी भी परिस्थिति में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसको इसे और विस्तृत रूप में इलेबोरेट करना पड़े तो गवर्नमेंट वो करने के लिए भी तैयार है। बीएसईबी के माध्यम से आगे जो बात बताई गई है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया और बीएसईबी केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, सेलेक्टिंग जो है वो नहीं है, ये केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर के हिसाब से उनके आदेशानुसार सारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया है बीएसईबी ने। उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे उसमें तो एक फ़िक्स कट ऑफ तय किया गया था नोटिफिकेशन में भी, जो कि 45% और 50% था। उससे ऊपर लाने वाले लोगों को उत्तीर्ण माना जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में ही कहा गया था। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई मार्क्स लाएंगे वो रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे आगे के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस काउंटर एफिडेविट में गवर्नमेंट ने ये कहा है। आगे की अगर आप बात देखें, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी इसे निकालते हुए, कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो लगातार मैंने आपको कहा था और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया था उसमें जिस प्रकार से टीईटी को केवल और केवल एक एलिजिबिलिटी माना गया था, वही बात यहाँ पर भी, नो राइट टू क्लेम फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर ओनली द बेसिस ऑफ एसटीईटी एग्जामिनेशन। केवल एसटीईटी एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप अपॉइंटमेंट नहीं मांग सकते हैं, सिलेक्शन नहीं मांग सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है। और ये बड़ा पॉइंट है। कई लोगों को नियुक्ति पत्र चाहिए था, गवर्नमेंट ने काउंटर में ये कह दिया। मैंने इस बात को लगभग तकरीबन 3 महीने पहले मैंने कहा है कि ये एग्जामिनेशन, जब मैं, आपको याद होगा कि जब जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर 2018 वाला ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा था, समान काम समान वेतन वाला, जब महाशय का 3 सवाल आया था, उस समय ही मैंने इस बात को बता दिया था आप लोगों को कि एग्जामिनेशन जो है ये आपको केवल और केवल एलिजिबिलिटी देता है, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट की बातें ये एग्जामिनेशन नहीं करता, ये आपको बस एलिजिबल बनाता है आगे के प्रोसेस में जाने के लिए। मतलब जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा वही आगे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज बाकी कोई नहीं है। यही बातें बिहार सरकार ने यहाँ भी कहा है और बिहार सरकार ने आगे क्या कहा है वो देखिए। ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये केवल एलिजिबल बनाता है आपको आगे के प्रोसेस में जाने के लिए। इन्हीं सभी बिंदु को लेकर के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बिहार सरकार ने जोड़ा कि जो मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो कॉलम आया, मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो लफड़ा आया, इसे बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड की गलती मानी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो
लफड़ा जहाँ से शुरू हुआ उसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि ये जो है ये गलती हुई है उनसे, त्रुटि हुई है उनसे, और इसी त्रुटि का सुधार उन्होंने 26 जून के लेटर के माध्यम से इसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया और सारे लोगों को क्वालिफाई करके आगे के 7th फेज़ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरिट का जो ये लोग रोना रो रहे हैं, ये बिहार बोर्ड ने इसे गलती मानी है अपनी, और उस गलती को लेकर के किसी के द्वारा की गई गलती को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कहीं से भी आगे जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा कोर्ट में, ऐसा मेरा मानना है। कोर्ट में सरकार का क्या रुख रहेगा, आपको अभी तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है अपने 26 जून के लेटर को बचाने को लेकर के, और उसमें क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने को लेकर के। आगे अगर आप देखेंगे कि 2011 की जो वैलिडिटी लाइफ टाइम हुई है, गवर्नमेंट ने उससे सामंजस्य बैठाते हुए 2019 के अभ्यर्थियों की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम की है अकॉर्डिंग टू NCTE। और ये NCTE मैंने फिर से बताया कि ये भले देखने में बड़ा छोटा शब्द लग रहा है आपको, लेकिन इसका जो महत्व है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, NCTE के महत्व सभी को रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार NCTE को फॉलो करते हुए आगे की प्रक्रिया हमेशा बढ़ाती आई है। और अभी से नहीं, 2011 में भी NCTE को फॉलो किया गया है, 2019 वाले में भी NCTE को फॉलो किया गया है। इवन NCTE के माध्यम से कई लोग एलिजिबल हैं और कई लोग जो सो कॉल्ड मैंने कहा है लगातार मेरिट में भी हैं। तो अगर आप NCTE के गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं तो फिर उन लोगों का क्या। इसलिए ऐसा कहीं से कई प्रमाण मैंने ऑलरेडी दे रखा है अपने चैनल पर ही, जिसमें NCTE को गवर्नमेंट किस प्रकार से फॉलो करती है उसको लेकर के सारे प्रमाण उपस्थित हैं। अब CWJC 2891/2015 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी गवर्नमेंट ने लगाया, जो कि बड़ा जजमेंट है और जो कि आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा। कई मैटर ऐसे गवर्नमेंट ने अपने काउंटर एफिडेविट में लगाया है। कई लोग यह कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, ऐसी कहीं से कोई बातें ही नहीं है जिसमें कि आप लोगों को कोई घबराने की आवश्यकता क्वालिफाई को है। लगातार गवर्नमेंट और हमने लगातार इस बात को बताया था आप लोगों को कि ये एग्जामिनेशन को पास करने का मतलब ऐसा नहीं, मेरिट बनाने का अधिकार तो नियोजन इकाई को है और नियोजन इकाई मेरिट बनाएगी और उस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। BACB मेरिट नहीं बना सकती है। आगे गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से ये गलती मानी है अपने काउंटर एफिडेविट में कि ये मेरिट और नॉट इन मेरिट जो है वो उनसे बिहार बोर्ड के माध्यम से जो एरर हुआ है, अब बिहार बोर्ड क्या अपना अगला मूव दिखाएगी, गवर्नमेंट क्या अगला मूव दिखाएगी कोर्ट रूम में, वो लगभग स्पष्ट हो चुका है। गवर्नमेंट पूरी मजबूती के साथ इस केस को आगे लेके जाने वाली है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो नॉट इन मेरिट की तरफ से यानी कि क्वालिफाई की तरफ से जो लोग हैं उन लोगों के भी वकील हैं, मेरिट की तरफ से जो वकील हैं उन लोगों के भी दलील होंगे। सारे दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट रूम में जो फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा, अभी भी यही कहा जाएगा। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ दिख रही है, मैंने लगातार इस बात से आप लोगों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं और जिस प्रकार से एविडेंस उनके सामने है, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक क्लाउज 12 जो है, ये क्लाउज 12 भी कहीं ना कहीं धूमिल होगा आने वाले समय में, ये आप लोग देखेंगे। हियरिंग शुरू होने दीजिए। NCTE और स्टेट 2011 की जो बातें करते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि 2011 से जब सामंजस्य बैठाया गया है तो श्रीमान आप पहले 2011 को बाहर करके दिखा दें, उसके बाद 2019 पे आइएगा। अगर 2011 को आप बाहर कर देते हैं तब समझा जाएगा कि 2019 को बाहर करने की बातें आपकी जायज़ है। गवर्नमेंट ने 2011 की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करते हुए 2019 वालों की वैलिडिटी को लाइफ टाइम किया है, और जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 2011 वाले क्वालिफाइंग हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से जब 2021-19 वाले क्वालिफाइंग हैं, तो आप दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, दोनों को समान मौका देना होगा। और गवर्नमेंट ने 26 जून के लेटर के माध्यम से वही किया है। आप अपने अधिकारों की बात करें, आप दूसरे के अधिकारों के छीनने की बात कतई ना करें, अभी भी यही सलाह होगा। और तमाम जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनसे भी यही सलाह होगा कि आप अभी भी सच को पहचानें और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें कि गवर्नमेंट किस मूड में है। आप किसी भी मांग को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं, आपके केस में दम कितना है ये आपको समझना होगा। और इन्हीं सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए, जजमेंट को संलग्न करते हुए बिहार सरकार के माध्यम से जो काउंटर दिया गया है, इसके बाद ये कहा गया है कि इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर 12/481 में कोई मेरिट नहीं है, मेरिट की कमी है, और इसी आधार पर इस केस को डिसमिस होना चाहिए। बाकी जज साहब तय करेंगे कि इस केस को डिसमिस किया जाए या नहीं किया जाए। केस में क्या निर्णय आएगा आने वाला वक्त बताएगा, परंतु जिस प्रकार से परिस्थिति है कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लॉज 12 ही चेहरे पर 12 बजाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही।
आगे कोई भी अपडेट आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।